बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is Computer Science ICT. Today is our last video of Computer Science. In today's video, we will review whole matter of first semester midterm from chapter number 1 to chapter number 3. In previous video, we have completed chapter number 3 explanation and exercises of chapter number 3 week number 7-1. Now the week number is 1 to 7 and video number is 5. Our first chapter was characteristic and evolution of computer. In this chapter we have 3 topics. First topic is early calculating devices, and the second topic is evolution of computer, and the last is characteristic of computer. In first topic, early calculating devices, we have many devices like abacus, Napier's wand, Pascaline, difference engine and analytical engine. What is abacus? Abacus was the first calculating device made of a wooden frame and bead sliding on wires. abacus क्या था हमारे पास? एक wooden frame था जिसके अंदर bead slide होते थे वायर के अंदर, ठीक है। Then the second device हमारे पास क्या थी early calculating device के अंदर Napier's wand. वो क्या था? The calculating device made on bones और strips of wood. इसमें क्या था आपके पास? The device made by Sir John ने ये डिवाइस बनाई थी और इसमें नंबर कार्व हुए थे आपके बोन्स पर या स्ट्रिप्स ऑफ वुड पर, लकड़ी की स्ट्रिप्स पर, जो मैंने आपको बताया था इन माय फर्स्ट वीडियो। इसके बाद आपके पास थर्ड डिवाइस थी Pascaline द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर दैट वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। इसके बाद आपके पास 2 डिवाइसेस और थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। दोनों डिवाइसेस चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की थी। इसके बाद आपके पास इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। उसने क्योंकि मैकेनिकल टेबल इन्वेंट किए थे और फर्स्ट जनरल पर्पस कैलकुलेटर भी चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंट किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन मीन्स चेंजेस यानी कि तब्दीली। जो टाइम टू टाइम आपके पास चेंजेस आते रहे टेक्नोलॉजी में, वो हमारे पास क्या थी? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। यानी आपके पास इसमें डिफरेंट जनरेशन यूज़ हो रही थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन तक आपके पास था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था आपके पास? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी आपके पास। दे वर वेरी हैवी एंड एक्सपेंसिव, वो बहुत हैवी और एक्सपेंसिव थी। फिर इसके बाद इसीलिए सेकंड जनरेशन आपके पास आया। सेकंड जनरेशन में आपने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे। ट्रांजिस्टर वर स्मॉलर एंड फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में फास्टर थी। उसके बाद आपके पास थर्ड जनरेशन आया था। थर्ड जनरेशन में क्या था आपके पास? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे, स्मॉल चिप्स जो थी आपके पास, एंड वर स्मॉलर दैन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद आपके पास फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा था एंड फिफ्थ जनरेशन में आपके पास सुपर कंप्यूटर यूज़ हो रहा था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। जैसे अब कंप्यूटराइज वर्क किस तरह से हो रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि रोबोटिक वर्क हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब फिफ्थ जनरेशन हमारी अभी चल रही है। इस जनरेशन में हमने टाइम ड्यूरेशन भी पढ़े थे। यानी फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या था? जैसे 1940 टू 1958। तो टाइम ड्यूरेशन आपको मेमोराइज करना है। इसके MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सी जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ? जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर। तो आपको ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट आपका यूज़ हुआ था। इनकी जनरेशन के टाइम ड्यूरेशन और कंपोनेंट आप याद रखेंगे फॉर MCQs। इसके बाद हमारे पास आ जाता था कैरेक्टरिस्टिक।
ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज, खासियत क्या थी, स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज, इंटेलिजेंस, वर्सटैलिटी, ये सब चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी थी। कंप्यूटर जो है इस वेरी एक्यूरेट, हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम बाय हैंड कोई वर्क करें तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, जबकि कंप्यूटराइज वर्क होता है उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही माइनर होते हैं, बल्कि समझे ना होने के बराबर होते हैं। बहुत एक्यूरेट हमें रिजल्ट शो कर होता है। कंप्यूटर हैज़ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी बहुत, स्टोरेज जो होता है वो अच्छा होता है। डज नॉट सफर फ्रॉम बोर्डम, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता। जैसे आप तो काम करते करते थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है बहुत क्या नाम है, कंप्यूटर आपका थकता नहीं है। हम तो हाथ से काम करते हैं, घंटे में थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर की जो काम करने की सलाहियत होती है वो हमसे ज़्यादा होती है इंसानों से। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एफिशिएंटली, कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप के वर्क एक ही टाइम में कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ये सब चीज़ें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती थी। स्टोरेज अच्छा होता है, स्पीड अच्छी होती है, ये सब चीज़ें हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी। उसके बाद हम यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइजेस पर आ जाते हैं। चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस में हमने किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज मीन्स। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हमने ए बी सी एफ पार्ट किए थे। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, इन द लैब का ए पार्ट। इन द लैब में आपने क्या करना था, ये आपका होम टास्क था। इन द लैब में आपने एक चार्ट ड्रॉ करना था जनरेशन से रिलेटेड। जैसे आपका जनरेशन का चार्ट आपके चैप्टर 1 में ड्रॉ हुआ, बस तरह से आपने फर्स्ट जनरेशन का चार्ट अपने टेबल पे ड्रॉ करना था, चार्ट पर, कार्ड शीट पर। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाता है आपका डेटा डिवाइसेस। डेटा डिवाइसेस में हमारे पास 3 टॉपिक्स थे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट एंड मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, जो आप डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पे फेड करते हैं थ्रू कीबोर्ड। थ्रू इनपुट डिवाइसेस आप जो कोई भी डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या था आपका, आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास जो रिजल्ट आपका शो हो रहा था मॉनिटर स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो कहलाता है आपका आउटपुट। और मेमोरी में क्या था आपका, मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस थी, कैपेट, टैबलेट्स, टच स्क्रीन, जो कि आपने क्लास 5 में पढ़ी थी। और इसके अलावा और आपके इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस वगैरह होती है। इसका आपको एक शीट ड्रॉ करनी थी, कार्ड शीट पर आपने ड्रॉ करनी थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नेम लिखने थे। ये आपका इन द लैब था चैप्टर 2 का, जिसमें आपको 5 डिवाइसेस मैंने कहा था कि आप नेम राइट करेंगे 5 डिवाइसेस के, एंड यू विल शो द पिक्चर ऑफ डिवाइसेस। इसके बाद आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब चीज़ें आपके आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती थी। और मेमोरी में आपके पास क्या था, मेमोरी में आपके पास डिफरेंट मेमोरीज थी। रीड ओनली मेमोरी, रोम हमने पढ़ा था, रैम हमने पढ़ा था। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है रोम, वो कंप्यूटर की, उसमें क्या होता है कि सिर्फ रीड कर सकते हैं। रैम में आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रैम मेमोरी आपकी ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, क्योंकि इसमें आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आप राइट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी मेमोरी में, जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी थी उसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों वॉलेटाइल मेमोरी, कौन सी मेमोरी होती है, जिसमें आपका कंटेंट होता है, जो आपने मतलब कोई भी आपका इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी कंटेंट है, वो आपका जब आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं तो वो लॉस नहीं होता, वो रहता है, सेव रहता है। तो वो मेमोरी कौन सी कहलाती है, वॉलेटाइल मेमोरी। और जिसमें आपका डेटा सारा लॉस हो जाता है अगर आप पावर ऑफ कर दें कंप्यूटर को, तो वो आपकी कहलाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को और आप रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे इसी में एक टॉपिक आ जाता था सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या था, प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर फ्यूचर रेफरेंसिंग। इसमें आपके पास डेटा और प्रोग्राम जो होता है वो सेव होते हैं फ्यूचर के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इसके बाद हमने मेमोरी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे। कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे या कौन से डिवाइसेस हमारे पास है, डिवाइसेस कह सकते हैं आप। हमने डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ी थी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। ये सब हमारी क्या थी, मेमोरी डिवाइसेस थी, जिनको यूज़ करने के लिए, जैसे CD को यूज़ करने के लिए CD रोम ड्राइव यूज़ किया जाता था। इसमें हमने हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें फ्लैश ड्राइव था। फ्लैश ड्राइव USB क्या था, अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई होमवर्क करना है तो आप क्या कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, तो आप फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं। फ्लैश ड्राइव में क्या होता है, आपका डेटा ईजिली सेव रहता है, बहुत स्मॉल होती है ये, इसे कैरी करना ईजी होता है और इसमें अलॉट ऑफ स्पेस होती है। फ्लैश ड्राइव में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके प्रिंटेड टर्म्स पर आ जाएँ तो क्या था हमारे पास, बिट, बाइट क्या था, 8 बिट्स मेकअप अ बाइट। 8 बिट्स मिलकर आपके पास बाइट बनाती हैं, 1 बाइट बनाती हैं। इसके बाद इस फ्लॉपी डिस्क क्या था, स्टोरेज डिवाइस थी मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क की बनी होती। हार्ड डिस्क क्या था आपके पास, कलेक्शन ऑफ डिस्क था, डिफरेंट डिस्क की कलेक्शन हार्ड डिस्क कहलाती है।
ये 3 की टर्म्स आप यहाँ से मेमोराइज करेंगे, पेज नंबर 21 फ्रॉम योर बुक। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइजेस में क्या किया था हमने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके A, B, C, E एंड F पार्ट हमने किए थे, सिर्फ इसका D पार्ट नहीं था डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन A पार्ट इसमें हमारा इंक्लूड था, और इन द लैब में हमारा नंबर 1 जो क्वेश्चन है इन द लैब का वो इंक्लूड था पेज 23 का। इसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का एक चार्ट ड्रॉ करना था शीट पे। 3 कॉलम्स मैंने आपसे कहा था 3 कॉलम्स आप बनाएंगे, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस तीनों को कॉलम वाइज आप मैनेज करेंगे। फिर हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 3, जो भी हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, ऑब्जेक्ट इन वर्ड 2013। लास्ट चैप्टर हमने जो स्टडी किया था वो था चैप्टर नंबर 3, ऑब्जेक्ट इन वर्ड 2013। ऑब्जेक्ट इन वर्ड 2013 इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था देखते हैं। चैप्टर 3 में हमने क्या क्या स्टडी किया था, ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड 2013। फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, जैसे कि अल्फाबेट लिखना हो या हमें कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं, इसमें हमने ये चीज़ स्टडी की थी। क्रिएटिंग वर्ड आर्ट था हमारे पास, फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट, ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें स्टडी किए थे। ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर था आपका। इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक था इसका इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस यानी अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है किसी बॉक्स के अंदर, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से इंसर्ट करेंगे, इसके लिए डिफरेंट कमांड यूज़ की थी हमने। इंसर्ट टैब पे जाएंगे पहले हम, फिर टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये सारा हमने सब इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स में पढ़ा था। इसके बाद हमारे पास था नेक्स्ट टॉपिक इंसर्टिंग शेप्स। इंसर्टिंग शेप्स में क्या था, अगर आपको कोई शेप चाहिए जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करके शेप ऑप्शन पे जाएंगे आप, वहाँ से आपको डिफरेंट शेप मिल जाएंगी, जो भी आपको शेप चाहिए होगी आप इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक था इसमें इंसर्टिंग पिक्चर्स। अगर हमें कोई पिक्चर चाहिए, लाइक क्लाउड की पिक्चर है या कोई एनी अदर पिक्चर है रिलेटेड टू अवर चैप्टर या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास पिक्चर इंसर्ट करने के 2 मेथड्स थे। एक तो ये कि हम फ्रॉम अपने कंप्यूटर के जरिए कोई भी पिक्चर अपनी इंसर्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर में जो पिक्चर सेव है गैलरी में या कंप्यूटर की अपनी मेमोरी में, उनमें से कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर वाली कमांड पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे इंसर्ट के बाद। और अगर हमें कोई ऑनलाइन पिक्चर चाहिए, जैसे अगर हम चाहते हैं कोई अपनी मर्जी से कोई स्केलेटन की पिक्चर चाहिए, अगर हमें कोई फ्लावर की पिक्चर चाहिए, किसी भी चीज़ की पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे और अपना जो भी हमारी नीड होगी हम उसे टाइप करेंगे, वो पिक्चर हमारे पास शो हो जाएगी। ये इंसर्टिंग पिक्चर में हमारे इस तरह से होता था। इसके बाद हमारा टॉपिक था रैप टेक्स्ट। अच्छा, इंसर्टिंग पिक्चर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं पिक्चर का। अगर कोई पिक्चर हम फ्रंट में चाह रहे हैं तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड की कमांड यूज़ करेंगे, और अगर बैक पे चाह रहे हैं तो सेंड बैकवर्ड की कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर्स ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे पे, तो हमें डिसाइड करना हो कौन सी पिक्चर हमें आगे चाहिए, कौन सी पिक्चर बैक साइड पे चाहिए। तो इसके लिए ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में अपने स्टडी किया था अच्छी तरह से। इसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक था रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या था, अगर आपके पास कोई आप जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं और आपकी बॉर्डर लाइन जो है ख़त्म हो गई है, आपकी लाइन ख़त्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट लाइन पे चले जाता है आपका टेक्स्ट जो होता है। जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो रहा होता है, सेंटेंस आपका बॉर्डर पर पहुंचता है, तो आपका जो भी अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, तो वो नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली खुद ही स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास रैप टेक्स्ट था। इसके बाद लास्ट हमारे पास इसका टॉपिक पोजीशन। पोजीशन की कमांड कंप्यूटर पे आपके शो हो रही होती है ऑन द लास्ट। अगर आप डेस्कटॉप पे देखें अपनी स्क्रीन पे, आखिर में आपके पास पोजीशन की कमांड शो हो रही होती है। उसमें ये होता है अगर आपको कोई भी पिक्चर, इफ़ यू नीड एनी पिक्चर, सो आप क्या करेंगे, पोजीशन की कमांड सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे आपको वो पिक्चर चाहिए वो उस पोजीशन पे आपकी वो पिक्चर शो हो जाएगी। ये तमाम टॉपिक्स हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे। चैप्टर नंबर 3 में हमारी वर्किंग क्या थी, सबसे पहले एक्सरसाइज में हमारे पास ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 1 में। देन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, एमसीक्यूज। देन क्वेश्चन नंबर उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या कौन से पार्ट्स थे, A, B, D, F एंड G। डी पार्ट का मैंने आपको एक आंसर करेक्शन करवाई थी इन माई लास्ट वीडियो। आप क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो जो आंसर उसमें मौजूद है सॉल्यूशन में वो भी राइट कर सकते हैं, और जो वीडियो में करेक्शन करवाई है वो आंसर भी करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी आंसर राइट कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में सी पार्ट करवाया था इसका, जिसका आंसर आपका सॉल्यूशन में मौजूद है। इसके बाद इन द लैब था हमारा, इन द लैब में नंबर 1 इन द लैब का माइनस मेथड वाला, वो भी आपका सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया गया है आपको उसका सॉल्यूशन। इसके बाद वर्कशीट थी हमारे पास, वर्कशीट नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किए थे। वर्कशीट नंबर 1 चैप्टर 1 से 3 तक की आपकी वर्कशीट थी, जिसमें तीनों चैप्टर का स्टफ आपका मौजूद था।
इसके बाद आ जाएंगे जब आपका ये सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वीक नंबर 7 तक वर्क कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक नंबर 7 वर्क, यू हैव टू make a title page of first semester midterm has been completed. Like this, you will make a title page of first semester midterm has been completed. Then you will make content. इसके बाद आप content write करेंगे किस तरह से, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जिस तरह से अभी बोर्ड पे आपको मेंटेन होगा नजर आ रहा है, ये चैप्टर 3 का जैसे कंटेंट है, इसी तरह से पहले आपको चैप्टर 1 और 2 का नजर आया, इसी तरह से आपने कंटेंट भी मेंटेन करना है अपना चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 का। इसके बाद आपने इंडेक्स में आना है, अपने फ्रंट कवर आप लोगों ने फिल कर लिया होगा एट द स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर। अपना फ्रंट कवर अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, फ्रंट कवर मीन्स फर्स्ट पेज जो आपका कॉपी का होता है, उसे आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने इंडेक्स अपना मेंटेन करना है इस तरह से अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। हर चैप्टर का इंडेक्स आपको मौजूद होना चाहिए, हर वीक का कोई भी डेट आप मिस नहीं करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज बीन स्टार्टेड से आपका इंडेक्स चलता रहेगा, जितने भी आपके पीरियड्स हैं वो सब आप शो करेंगे इंडेक्स में। देन योर इंडेक्स विल बी कंप्लीटेड, एट द एंड ऑफ योर इंडेक्स यू विल राइट फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज बीन कंप्लीटेड। ये आपके इंडेक्स की क्लोजिंग हो जाएगी इस तरह से। इंडेक्स में पेज नंबर आप क्या शो करेंगे, जो आपके पेज नंबर कॉपी के होंगे, जिस पेज जितने पेज पर आपका वर्क आ रहा है इस तरह से आप पेज नंबर शो करेंगे, जैसे आप क्लास 4 में करते आए। कुछ करेक्शंस वीडियोस में करवाई गई थी, आई होप आपने वो सारी करेक्शन कंप्लीट कर ली होंगी। जैसे चैप्टर नंबर 1 की एक एमसीक्यू में आपको करेक्शन करवाई थी, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 की भी एक एमसीक्यू में आपको करेक्शन करवाई थी, जिसमें आपका लास्ट एमसीक्यू थी चैप्टर 2 की, जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन आ रहा था। इसके बाद आ जाइए असेसमेंट पैटर्न पे, जो आपका मिड टर्म असेसमेंट होगा उसका पैटर्न क्या होगा। 2 सेक्शंस आपके पास होंगे। सेक्शन 1 जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद आपका सेक्शन बी में आपका लैब परफॉर्मेंस, यानी जिसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इन द लैब के, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्कशीट से भी आ सकते हैं। सेक्शन में आपके पास क्वेश्चन का 1 एमसीक्यूज 10 मार्क्स के, सॉरी एमसीक्यूज 10 होंगे 5 मार्क्स के। मार्क्स यहाँ पे लिखे मैं आपके पास कितना एमसीक्यूज होंगे, टोटल 10 एमसीक्यूज 5 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 वर्ड्स करने होंगे, ABCD 5 वर्ड्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, या फिर रिपीटेड टर्म्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं और मेमोरी बाइट्स से भी हो सकते हैं। रिपीटेड टर्म्स, मेमोरी बाइट्स आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है तीनों चैप्टर्स की, और फास्ट फॉरवर्ड की टिप टॉप, जो कि आपके सॉल्यूशन में तो नहीं है टिप टॉप और फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन आपको स्टडी करनी है फॉर एमसीक्यूज। ये आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट्स होंगे आपके पास, ए एंड बी, टोटल इसके मार्क्स होंगे 10। मे बी ए पार्ट आपका 5 मार्क्स का हो, बी भी 5 मार्क्स का हो, मे बी कोई 6 मार्क्स का हो, कोई 4 मार्क्स का हो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसके आपके 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपका 30 मार्क्स का मिड टर्म का असेसमेंट होगा। फर्स्ट सेमेस्टर असेसमेंट पैटर्न ऑफ मिड टर्म, टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके 30 टोटल मार्क्स होंगे। ये आपका मिड टर्म कंटेंट है। अब आपको क्या करना है, आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू मेमोराइज all content, all chapters of first semester midterm content. Okay, thank you. Allah Hafiz.